का लक्ष्य पहली बार अपराध करने वालों को दंडात्मक उपायों के विकल्प प्रदान करना है, जिसमें पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। नए आपराधिक कानून एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां छिटपुट गलतियों को नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, बताएंगे आपको संसद से जुड़े समाचार भी, और शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में नहीं हो पाया सुचारू कामकाज, कार्यवाही को सोमवार तक के लिए किया गया स्थगित। उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की हुई शुरुआत। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में आने पर की कड़ी टिप्पणी, बताया संसद के इतिहास का कलंकित दिन। राज्यसभा सभापति ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष के नेता के व्यवहार पर दुख किया व्यक्त। पहली बारिश में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हुई जलमग्न, जगह जगह जल जमाव से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त, लोगों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। निशाने पर आई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अर्थव्यवस्था के स्तर पर देश में हो रहे हैं लगातार सकारात्मक बदलाव। इस साल मई में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 6.3% बढ़ा। बिजली, कोयला, इस्पात, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दर्ज की गई सकारात्मक वृद्धि। और श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। तैयारियों का भी लिया जायजा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और सबसे पहले बात संसद की। संसद में आज हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव देकर नीट के मुद्दे पर चर्चा पर जोर दिया और इजाजत न मिलने पर आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। हालांकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन संसदीय परंपरा के विपरीत नेता विपक्ष वेल में आ गए, जिसे लेकर सभापति ने आपत्ति जताई। नीट के मसले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में बाकायदा कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय नीट के मुद्दे पर चर्चा सुनिश्चित करना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नीट पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। नतीजा, कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है, उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये भरोसा जताया कि नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं।
ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। संसद का सत्र चल रहा है और संसद समाचार में हम आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितता पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट के मामले पर सदन में चर्चा करानी चाहिए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सबसे पहले इस पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अलग से किसी विषय पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पहले ही यह बात निर्धारित है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कि वो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीट और अन्य सभी विषय उठा सकते हैं। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद नूरुल इस्लाम ने सदस्यता की शपथ ली। अस्वस्थ होने के चलते वो पहले शपथ नहीं ले सके थे। इसके बाद विपक्षी सदस्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी में कथित अनियमितता के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस विषय पर बात कर सकते हैं और सरकार जवाब देगी। रिजिजू ने कहा कि आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करने की परंपरा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा, सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन सदन को चलने दिया जाए। हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12:07 पर सदन की कार्यवाही 1 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी और सभा ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विस्तार से अपने सभी मुद्दे उठाने को कहा। हंगामा थमता नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से जुड़ी हुई आज की कार्यवाही की महत्वपूर्ण खबरें। राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और उस पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि ठोस नीतियों, काम करने की नीयत और ईमानदारी
की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार पर जनता ने तीसरी बार भरोसा जताया है। भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए दावा किया कि जिन लोगों ने विगत में कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो आज इसकी रक्षा की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं मदन मोहन मालवीय, प्रणब मुखर्जी और पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में उन्हीं के प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने 2030 तक इस श्रेणी की ऊर्जा के लिए 40% का लक्ष्य रखा था, जिसे 2022 में ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब संशोधित लक्ष्य 2030 तक इस स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 50% करना है। त्रिवेदी ने कहा कि सरकार की इस योजना से लोगों को मुफ्त बिजली मिलने लगेगी और वो इसकी मदद से अपने वाहनों को भी चार्ज कर सकेंगे। त्रिवेदी ने कहा कि आज देश में रक्षा उत्पादों का निर्यात 18 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार 500 रक्षा उत्पादों का आयात बंद कर दिया गया है और उनका निर्माण स्वदेश में होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपीन के साथ समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों और अपराधियों के कारण कुख्यात था, लेकिन आज यही राज्य ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के उपकरण तैयार कर रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा की कविता पाटीदार ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले 1 दशक में महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण हुआ है, वो पहले से अधिक मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया है और ये एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कौशल संपन्न बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों स्व सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं और ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे वो न केवल प्रौद्योगिकी से जुड़ रही हैं बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबूराव ने कहा कि बदलती और दूरदर्शी सोच का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब वहां के लोगों को भी उन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को मिल रहा है। विकास की राह में बढ़ रहे भारत के लिए यह जरूरी कदम है। गोला बाबूराव ने युवाओं के लिए नीतियां बनाने की मांग की ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और स्वरोजगार के इच्छुक युवा अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकें। उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए और कदम उठाने की जरूरत भी रेखांकित की। भाजपा के नाम निर्देशित सदस्य राकेश सिन्हा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर लचीली नैतिकता अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विभिन्न मुद्दों पर मुख्य विपक्षी पार्टी का दोहरा मानदंड रहता है। सिन्हा ने कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेशों में उनकी सरकारें बन जाती हैं या उनकी सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की पूजा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर हमला बोलने लगते हैं और जनता को बरगलाने लगते हैं। सिन्हा ने अभिभाषण की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा वो निरंतरता में है। उन्होंने कहा कि 2014 में जो सूर्योदय हुआ था उसकी किरणें सर्वत्र दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते 8.5 सालों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का 3रे स्थान पर आना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के ही कृष्णपाल पवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हाल में संपन्न आम चुनाव में अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया कि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाजपा के ही भीम सिंह ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरोप लगाया कि अभी संपन्न हुए आम चुनाव में कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दुष्प्रचार पर चिंता जताई गई। उन्होंने अभिभाषण को शानदार, जानदार और वजनदार बताते हुए कहा कि इसमें सरकार की पीठ भी थपथपाई गई है और कई मुद्दों पर चिंता भी जताई गई है। चर्चा में भाजपा के डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, रामचंद्र जांगड़ा, बृजलाल शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। चर्चा के बाद आसन की अनुमति से भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर भीमसेन, सामिक भट्टाचार्य, आईएनडी के कार्तिकेय शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे विशेष उल्लेख के जरिए सदन में उठाए। इससे पहले राज्यसभा में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी से जुड़ी कथित
अनियमितताओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की नाकामी और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को खारिज किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब आधे घंटे के भीतर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें नीट से जुड़ी अनियमितताओं के मुद्दे पर नियम 267 के तहत कुल 22 नोटिस मिले हैं। सभापति ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र की बैठक को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धनखड़ ने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज ही प्रारंभ होनी है, लिहाजा सदस्य इस मौके का लाभ उठाकर नीट से जुड़ी चिंताओं पर अपनी बात रख सकते हैं। सभापति ने यह कहते हुए सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 की उपयोगिता पर सवाल उठाए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति ने 11:27 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी के अलावा कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन और रंजीत रंजन सहित कई विपक्षी सदस्यों ने नीट के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नोटिस दिए थे। इससे पहले उच्च सदन के पूर्व सदस्यों, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, कानून विशेषज्ञ फली एस नरीमन, कांग्रेस के डॉक्टर राम प्रकाश और मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मौजूद सदस्यों ने कुछ पल मौन रखा। एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराई। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा की शुरुआत की। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर नीट के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अजय देवगौड़ा ने नीट यूजी से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का बचाव करते हुए कहा कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक किसी पर जिम्मेदारी थोपी नहीं जा सकती। उच्च सदन में सभापति ने वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के आचरण पर क्षोभ भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण उन लोगों ने किया जिनसे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है। विपक्षी सदस्यों ने इस पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। सभापति ने कहा कि सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा जिस तरह का आचरण किया गया वो उनके लिए बेहद पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के वरिष्ठ नेता है, वो सदन में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो आज आसन के समक्ष आ गए। सभापति ने कहा कि सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी आसन के समक्ष आ गए। उन्होंने कहा कि यह बेहद पीड़ादायी आचरण है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से ऐसे आचरण की उम्मीद की जाती है जो नजीर बने। शाम 5:47 पर उच्च सदन की बैठक सोमवार 1 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में नहीं हो पाया सुचारू कामकाज। कार्यवाही को सोमवार तक के लिए किया गया स्थगित। उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की हुई शुरुआत। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना।
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में आने पर की कड़ी टिप्पणी, बताया संसद के इतिहास का कलंकित दिन। राज्यसभा सभापति ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष के नेता के व्यवहार पर दुख किया व्यक्त। पहली बारिश में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हुई जलमग्न, जगह जगह जलजमाव से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त, लोगों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। निशाने पर आई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अर्थव्यवस्था के स्तर पर देश में हो रहे हैं लगातार सकारात्मक बदलाव। इस साल मई में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 6.3% बढ़ा। बिजली, कोयला, इस्पात, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दर्ज की गई सकारात्मक वृद्धि। और श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी। तैयारियों का भी लिया जायजा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। संसद में आज हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव देकर नीट के मुद्दे पर चर्चा पर जोर दिया और इजाजत न मिलने पर आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन संसदीय परंपरा के विपरीत नेता विपक्ष वेल में आ गए, जिसे लेकर सभापति ने आपत्ति जताई। नीट के मसले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में बकायदा कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय नीट के मुद्दे पर चर्चा सुनिश्चित करना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नीट पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। नतीजा, कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है, उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये भरोसा जताया कि नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। राज्यसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तो शुरू हो गई, लेकिन सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेल में आने पर आपत्ति जताई, तो नेता सदन जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताई। राज्यसभा में आज सभापति महोदय बहुत दुखी हुए। खासकर उन्होंने जिक्र किया कि पहली बार ऐसा हुआ सदन में जब नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम पर अटेंशन नहीं दे रहे थे सभापति महोदय, इसलिए मजबूरन हमें वेल में आना पड़ा। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है। हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है।
राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की और सरकार का पक्ष रखा। राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। संसद के दोनों सदनों में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सोमवार को होगी। चर्चा के लिए कुल 3 दिनों का समय निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के दौरान विपक्ष की आक्रामकता सत्ता पक्ष पर साफ साफ देखने को मिलती है, बशर्ते कि सदन की कार्यवाही ठीक ठाक तरीके से चले। विपक्ष सवाल पूछे और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे तो लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाई पड़ती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से अगर भाग रहा हो और सत्ता पक्ष के सामने जवाब न देने की मजबूरी हो तो ऐसे में सदन की खूबसूरती कैसे दिखेगी। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी ऋषि कुमार, कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र संदेह के दायरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली और मुंबई पुलिस की जांच टीम इस सिलसिले में झालावाड़ गई थी और छात्रों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के डीन डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन ने प्रेस को बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों को दिल्ली भी बुलाया गया था और कुछ को यहीं पर कॉलेज में ही पूछताछ की गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा जमी कैंडिडेट के तौर पर नीट परीक्षा देने का आरोप है। जांच अभी चल रही है। परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाना, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की संरचना और संचालन की समीक्षा करना है। समिति 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक हितधारकों, विशेष रूप से छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांग रही है। आप अपने सुझाव innovativindia.mygov यानी कि mygov.in/examination-reforms-NTA पर दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की 4 सदस्यीय समिति ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य प्रायोजित हिंसा का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता बिप्लब कुमार देब, रविशंकर प्रसाद, ब्रिजलाल और कविता पाटीदार शामिल थे। समिति ने आज अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को सौंप दी। रिपोर्ट के निष्कर्षों का खुलासा करते हुए भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, महिला के साथ इतनी ज्यादती होने के बाद भी घटना की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। आज दिल्ली में 4 सदस्यीय कमेटी ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में महिलाओं पर हमले के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा। आपको बता दें कि इलाके में भाजपा का समर्थन करने पर मुस्लिम महिला को निर्वस्त्र कर मार पीटने की घटना सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई अमानवीय घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। आपको बता दें कि क्षेत्र में भाजपा का समर्थन करने पर मुस्लिम महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं पर हुई हिंसा की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि बंगाल के इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, SC/ST समाज के ऊपर अत्याचार करना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फैशन बन चुका है। डीडी न्यूज संवाददाता ऋषि कुमार ने बिप्लब देब से खास बातचीत की।
बंगाल को लेकर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो टीम गई थी उनकी तरफ से एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सौंपी गई है। सर, इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरीके के सुझाव आपने दिए हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में बंगाल के इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद विशेष करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर, महिला के ऊपर, बच्चे के ऊपर, SC ST के समाज के ऊपर अत्याचार करना, ये ममता बनर्जी का फैशन बन चुका है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है और उस हद तक जा चुका है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिला को रेप करता है, उसका FIR दर्ज नहीं होता, उसको उल्टा धमकाया जाता है। ये इससे लज्जास्कर कुछ नहीं होता। संदेशखाली से लेके, कुचबिहार से लेके, डायमंड हार्बर से लेके, जयनगर से लेके सभी रिपोर्ट हमने विद डॉक्यूमेंट्स के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने अभी समर्पित किया है और हम लोगों ने इसमें कुछ सजेशन भी दिया है। जो इसमें हमारे पास रास्ता वही होता है जो हम हाई कोर्ट के माध्यम से इसको मूव कर सकते हैं, हम महिला कमीशन के माध्यम से, हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से और होम मिनिस्ट्रीज के, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि उनके पुलिसी व्यवस्था जो है वो टोटली ही ममता जी का पार्टी बन चुका है। ये मसला अभी उठाया जा सकता है, तो आप लोगों की क्या कोई रणनीति है संसद में इसे उठाने? बिल्कुल उठाएंगे, संसद में उठाएंगे, इस विषय को उठाएंगे, क्योंकि जो लोग संविधान लेके घूमते हैं उन्हीं के तो पार्टनर हैं। संविधान लेके घूमने वाले लोगों को मैं कहता हूं, जाओ ना बंगाल में जाके, मैं हम तो नाम बाई नेम बोल रहा हूं, वहां जाओ, जाके संविधान लेके जाओ। संविधान बचाना हो तो पहले जाओ, यहाँ पार्लियामेंट में दिखा के, यहाँ तो पार्लियामेंट खुद ही भाई संविधान है, यहाँ संविधान में क्या दिखाओगे? विप्लव देव को संविधान क्या सिखाओगे? सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सब चुने हुए व्यक्ति, इनको संविधान पता नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विप्लव देव से, जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, खासतौर से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उससे संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में तमाम वो सुझाव दिए गए हैं जिससे कि उन लोगों को न्याय मिल सके। ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। लेबनान के हालात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि वहां 2000 से 3000 भारतीय रहते हैं। हमारा दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। हमने कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने अपने लोगों को हमारे दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। हमारे जो दूतावास है बेरूट में, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया है। वहाँ पर हमारे काफ़ी भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से करीबन 2 से 3 हज़ार लोग हमारे लोग हैं और हम लोग की एम्बेसी जो है उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उत्तरी इटली में मारे गए भारतीय कामगार सतनाम सिंह के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सतनाम सिंह के नियोक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। हम इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं। हम उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। We have taken up this matter. You would have seen the leadership in Italy has spoken about it. After we've taken up the matter with the foreign ministry and local authorities, the gentleman who was his employer, who was supposed to provide medical care, he has been arrested and investigation goes on. We condemn such treatment and we also call for more human treatment of workers in the country. We are in touch with the family of Mr. Satnam Singh and we are providing all possible assistance in the matter. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता से जुड़े खतरों को कम करने की, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने और जनधन आधार को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है। FATF ने भारत की परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट में देश को नियमित निरंतरता वर्ग में रखा है। ये रिपोर्ट सिंगापुर में 26 से 28 जून को हुए कार्यबल के पूर्ण सत्र में स्वीकृत की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत के अलावा केवल 4 अन्य G20 देशों को इस विशिष्ट वर्ग में रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि FATF की रिपोर्ट में भारत की समग्र स्थिरता और वित्तीय प्रणाली में ईमानदारी को दर्शाया गया है और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अच्छी रेटिंग मिलने से वैश्विक वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुंच बनेगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। इससे UPI के वैश्विक विस्तार में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय का कहना है कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उसकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर सरकारी संगठन है।
89 में स्थापित इस संगठन का काम धन शोधन, आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के लिए अन्य खतरों से निपटने के प्रयासों पर नजर रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद में पहली बार राज्य मंत्री बने नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्य मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीर साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, मंत्रिपरिषद में पहली बार राज्य मंत्री बने लोगों से मुलाकात की। मंत्री पद की अपनी यात्रा शुरू करने के बाद उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि सुनी। जमीनी स्तर पर शासन को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। गेहूं और गेहूं उत्पादों को लेकर दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के भविष्य की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं को प्रमुख खाद्य फसल के रूप में स्थापित करने की अनिवार्य आवश्यकता पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के गेहूं उद्योग से जुड़े सीईओ, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञों सहित वैश्विक गेहूं क्षेत्र के प्रभावशाली हितधारक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वैश्विक स्तर पर गेहूं उद्योग के भविष्य के साथ गेहूं को और अधिक बढ़ावा देने और सभी राज्यों में खाद्य और आहार कार्यक्रमों में इसका उपयोग करने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कृषि अर्थव्यवस्था के उत्थान और फूड चेन की सुविधाओं के निर्माण के साथ रोजगार को लेकर सम्मेलन को संबोधित किया। गेहूं जो है वो हमारे बेसिक आहार का मूल आहार है और वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। सीलिएक डिजीज़ के बारे में कहते हैं, वो बहुत ही कम प्रतिशत लोग हैं जिनको सीलिएक डिजीज़ होती है, इसलिए ग्लूटेन जो है वो बुरा नहीं है। ग्लूटेन से हमारी रोटी में लचक आती है जो हम सबको पसंद है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि क्या मैदा बुरा है, तो आज हमने बहुत अच्छे से जाना कि मैदा भी उतना ही अच्छा है जितना कि गेहूं का आटा अच्छा है। व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। बेसिकली दिस वाज अबाउट वैल्यू चेन मैनेजमेंट, कैसे इस पूरे व्हीट वैल्यू चेन की वैल्यू अनलॉक हो सकती है और इसे कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। तो इसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सबको एनालाइज किया गया। किसान संपदा योजना है दैट इन्वेस्ट इनटू फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज, कोल्ड स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड टेस्टिंग लैब्स। स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 पहलों की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों के लिए वर्चुअल NQAS मूल्यांकन लॉन्च किया गया। इसके अलावा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के लिए एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्ट्री वेंडर को लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल जारी करने की एक नई सुविधा भी शुरू की गई। कार्यक्रम में बेहतर जिला अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। देश के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 नई पहल की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य पहल के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए एक वर्चुअल NQAS मूल्यांकन का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत वर्चुअल तरीके से ही आरोग्य मंदिर का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे समय और जांच में लगने वाली लागत में भी बचत आएगी। इसके तहत NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अस्पताल में साफ सफाई, संक्रमण की दर और उपकरणों की रखरखाव को मूल्यांकन में शामिल किया गया है। इसके अलावा IPHS के तहत अब जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तर के अस्पताल खुद अपना मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर फूड वेंडरों को तुरंत स्पॉट पर ही फूड लाइसेंस मिल सके, इसके लिए वर्चुअल NQAS मूल्यांकन का शुभारंभ किया गया। इस पहल के जरिए रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वाले, दुकान चलाने वाले वेंडर खुद ही कुछ ही पल में लाइसेंस ले सकेंगे। आरोग्य परम धनम की अवधारणा के साथ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार सभी के लिए सस्ती, गुणवत्ता एवं मरीज केंद्रित देखभाल के लिए कृत संकल्पित है।
पिछले 10 वर्षों में हम आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसे संभव बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस मौके पर बेहतर काम करने वाले जिला अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भी सम्मानित किया गया। कुछ स्ट्रीट वेंडर को कार्यक्रम स्थल पर ही तत्काल लाइसेंस मिल गया। मुझे ये जो सर्टिफिकेट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। और मुझे खुशी हुआ, मंच पर बोलने के मौका पहली बार मिले थे। और हमें चाह रहे हमारे सारे जितने फूड वेंडर लाइसेंस है सबको ऐसे तरह लाइसेंस मिले चाहिए और सबको बिल्कुल दुकान अच्छी बन जाना चाहिए और हमें आगे तरक्की मिले और हमें बहुत अच्छा मिलेंगे, इससे लाभ होंगे। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल को राष्ट्र NQAS में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके साथ हमारी एक UPHC है संजय नगर, उसे भी प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत काम हम लोग क्वालिटी में कर रहे हैं। क्वालिटी से अस्पतालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं अब सरकारी अस्पतालों को, क्योंकि उनकी सेवाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। मेरी ये फैसिलिटी पहली फैसिलिटी है जो कि कश्मीर डिवीज़न में NCAS सर्टिफाई हुई है और इस NCAS सर्टिफिकेशन के बाद मेरा जो स्टाफ है, मेरा हॉस्पिटल और पेशेंट केयर जो है बहुत ही बेहतर हो चुका है। हर एक लिहाज में एक स्टैंडर्ड हर मेंटेन किया जाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अचीव्ड NCAS सर्टिफिकेट ऑन 8 अक्टूबर 2023। बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि इसके पहले स्टेट की जगह पे ही हमको ऑनर करते थे, अभी नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई हुआ है। विज्ञान भवन में ही एक प्रदर्शनी भी लगी थी, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल ने प्रदर्शनी का मुआयना किया। प्रदर्शनी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित FSSAI का भी स्टॉल लगा था, जहां उनकी उपलब्धियों और सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया था। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये नए कानून के लागू होने के बाद देश में IPC और CPRPC की छुट्टी हो जाएगी। नए कानूनों में दंड की नहीं, न्याय पाने पर जोर दिया गया है। विशेष बात यह है कि नए कानून में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे खतरनाक अपराधों के मामलों में सजा को और सख्त बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि नए कानून में कैसे आतंकवाद से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी की गई है। आतंकवाद से पीड़ित प्रताड़ित रहे हमारे देश के कानून में अब तक आतंकवाद को न तो परिभाषित किया गया था और न ही IPC के तहत इसमें सजा का उल्लेख था। समय समय पर टाडा और पोटा जैसे विशेष कानूनों के जरिए आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों से निपटने की कोशिश होती थी। पहली बार आतंकवाद शब्द को भारतीय न्याय संहिता के तहत परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और बहुत कुछ शामिल है। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद के दायरे में आता है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट आदि से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून न सिर्फ आतंकियों पर नकेल कसने का काम करेगा, बल्कि आतंकवाद से लड़ने
और आतंकवाद से समझौता नहीं करने के हमारे दृढ़ संकल्प को भी पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि कथा ब्लॉग साइट भी लॉन्च की गई। देखिए हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नए लॉन्च किए गए क्रेडिट दावों के स्वचालन से दावों का निपटान एक दिन के भीतर सुनिश्चित हो पाएगा। इस पोर्टल के कारण क्लेम एक दिन में सेटल किए जा सकते हैं। इसके कारण निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, अनावश्यक समय नहीं लगेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ जो दावे हैं, क्लेम है, उनका भुगतान किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कथा लॉन्च की, जो भारतीय किसानों की आवाज को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगी। इस ब्लॉग साइट में देश भर के किसानों के अनुभवों, अंतर्दृष्टियों और सफलता की कहानियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कृषि कथा, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक खेती, कई प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन उन प्रयोगों को जब किसान स्वयं की कथा के रूप में कहता है तो वो लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। वो उनकी कथा अगर वीडियो के माध्यम से किसान देखेंगे तो लगेगा कि मैं भी ये करूं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण ने कहा कि क्रेडिट दावों के मैनुअली निपटान में महीनों लगते थे, लेकिन अब त्वरित निपटान होने के साथ काम में पारदर्शिता भी आएगी। सैमुअल ने कहा कि कृषि कथा ब्लॉग साइट देश के कृषि समुदाय की कहानियों को साझा करने का बेहतर मंच बनेगा। क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो उसका जो मैनुअल कैलकुलेशन होता था उसको भी हमने नाबार्ड के साथ मिलके इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने एक नया पोर्टल बनाया है। कृषि कथा जो एक भी एक नया पहल है, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा मंच डेवलप करें। छोटा सा एक प्रयास है जिससे कि हम खुद अपना वीडियोस बनाएं और किसान जो अपने वीडियोस बना के हमें देंगे उसको तो हम थोड़ा क्यूरेट करेंगे। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक मणिकुमार एस ने कहा कि इस स्वचालित प्रणाली पोर्टल के माध्यम से सटीक पात्र ब्याज अनुदान की गणना में मदद मिलेगी, जिससे मैनुअली प्रसंस्करण में संभावित मानव त्रुटि से बचने के साथ दावों के निपटान में तेजी आएगी। 3 एंट्री डालना है, उसको बैक एंड पे पूरा सही ढंग से कैलकुलेशन होके मिनिस्ट्री के सामने आ जाएगा और मिनिस्ट्री उसको एक बार चेक करके फंड रिलीज कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि गलती नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बचेगा, सही ढंग से पेमेंट जाएगा और टाइम बहुत बचेगा। पहले तो महीनों लगते थे, अभी 1-2 दिन के अंदर इसका सेटलमेंट होगा और किसान या बैंक के अकाउंट पे पैसा जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने आए महाराष्ट्र कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष पासा पटेल ने कहा कि कृषि में नवाचार और अवसर रचना निर्माण से किसानों को फायदा होगा। ये प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए 5-5, 6-6 महीने लगते थे, लेकिन आज पहली बार ये पोर्टल शुरू होने से एक बात का पता चला, वो ये है कि ये जो 6 महीने का जो काम होता था वो एक दिन में भी हम मसले हल कर सकते हैं। तो इसलिए किसानों को, इस देश के किसानों को ये इन सारे चीज़ों से जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ में से हल मिला है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब तक 67,871 परियोजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। 72,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक ब्याज सबवेंशन दावों का भी त्वरित निपटान होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नाबार्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। भारत सरकार ने कृषि आधारभूत संरचना निधि के तहत ब्याज सहायता और ऋण दावों का शुल्क ऑटोमेशन की महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।
इस पहल के जरिए एक और जहां दावों का निस्तारण होने में कम से कम समय लगेगा, वहीं दूसरी ओर कृषि कथा नामक एक प्रेरणादायी पोर्टल शुरू होने से किसानों को एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी के जरिए मोटिवेशन करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लिखी गई एक पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को डॉक्टर रामास्वामी बालासुब्रमण्यम ने लिखा है। इस मौके पर लेखक के अलावा मुख्य अतिथि नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत, पिरामल ग्रुप के अध्यक्ष अजय पिरामल, नास्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष और IIT बेंगलुरु के प्रोफेसर B महादेवन मौजूद थे। इस मौके पर एक पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने बताया कि किस तरह से भारत में हुई G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण आम सहमति बनाने में सफलता मिली। You said this is the last and final draft. You take it, if you either you take it or you lump it, and if you don't accept it, India will not be a part of G20. India will work with BRIC. India will work with IPSA, but not be a part of G20. That's my leader has seen this draft, and he feels very strongly that this is the best draft. And we had all the emerging markets together. The Brazil said that, his Sherpa said that Lula has seen it. The South African Sherpa said, his president said it. And I said within 3 hours, you either say yes or no. This happened at 12:30 in the night. By 4 o'clock in the morning, I had a yes from all the G7 countries. Now, that could happen only because of the stature and standing of the Prime Minister. You know, he had traveled to ASEAN, he traveled to America, had built up a very good relationship with Putin, with Biden, and all countries eventually said yes. वोकालिंगा मठ के स्वामी चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के लिए रास्ता साफ करने के लिए कहकर हंगामा खड़ा कर दिया है। स्वामी के बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व का संकट गहरा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केम्पेगौड़ा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में विश्व वोक्कलिगरा महासंस्थान के स्वामी चंद्रशेखर ने कहा कि सिद्धारमैया को CM पद के लिए काफी समय मिल चुका है, लेकिन शिव कुमार को अभी तक इस प्रतिष्ठित पद का स्वाद नहीं मिला है, इसलिए उन्हें शिव कुमार को सत्ता सौंपनी चाहिए। संत ने केम्पेगौड़ा की जयंती मनाने के लिए सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों की उपस्थिति में ये बात कही। सभी मुख्यमंत्री बन गए हैं और सभी ने सत्ता का आनंद लिया है। हमारे DK शिव कुमार अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। सिद्धारमैया पहले से ही सत्ता में है। भविष्य में सिद्धारमैया को DK को सत्ता सौंप देनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब सिद्धारमैया अपना मन बना ले। मैं फिर से सिद्धारमैया से अनुरोध करता हूं कि कृपया DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। शिव कुमार वोक्कलिगा के एक प्रमुख नेता हैं, जो लिंगायत के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। विधानसभा चुनाव से पहले शिव कुमार ने खुले तौर पर पुराने मैसूर क्षेत्र में सामुदायिक मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया था और संकेत दिया था कि उनके पास CM बनने का मौका है, लेकिन कांग्रेस पुराने मैसूर में वोक्कलिगा का समर्थन हासिल करने में असमर्थ रही और उनके भाई बेंगलोर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव भी हार गए। स्वामी चंद्रशेखर के बयान को सिद्धारमैया और उनके वफादारों द्वारा पिछड़ी जातियों और समुदायों को एकजुट करने के जवाब में वोक्कलिंगाओं के दावे के रूप में देखा जा रहा है। स्वामी चंद्रशेखर के बयान को सिद्धारमैया और उनके वफादारों द्वारा पिछड़ी जातियों और समुदायों को एकजुट करने के जवाब में वोक्कलिंगाओं के दावे के रूप में देखा जा रहा है। स्वामी की मांग पर पलटवार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं एक मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं हूं, बल्कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हूं, जिसे किसी की भी मांग पर बदला नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। हालांकि DK शिव कुमार ने कहा कि वो स्वामी जी की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आलाकमान को इस पर निर्णय लेने होंगे। इस दौरान DK ने चिन्नपटना में उपचुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है और अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो इससे सिद्धारमैया के लिए और अधिक परेशानी हो सकती है। चुनाव जीतने के बाद शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी मांग को तेज कर सकते हैं। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अच्छे काम करने वाले जिला अस्पतालों को सम्मानित किया है। उनमें मध्य प्रदेश के जबलपुर का जिला अस्पताल भी शामिल है। जबलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। अस्पतालों में गुणवत्ता बेहतर हो, इसको लेकर के सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जबलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किस लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिला? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एक एनक्वास होता है जिसमें 16 डिपार्टमेंट में चेकअप होता है और 16 डिपार्टमेंट में मतलब कंपटीशन होता है पैन इंडिया। उसमें जो है जबलपुर के जिला अस्पताल को, जिसे विक्टोरिया अस्पताल भी कहा जाता है, इसे सबसे ज़्यादा 96% अंक मिले हैं। ये फर्स्ट है। आप अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं देते हैं खास जिसके वजह से आपको मिला? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अस्पताल की साफ़ सफाई, उसके अलावा हमारी सारी सुविधाएं, जैसे कुछ सुविधाएं तो ऐसी हैं जो भारत के किसी भी अस्पताल में नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉकलियर इम्प्लांट होता है जो भारत में कहीं नहीं होता है। उसके अलावा हमारी जो भी सुविधाएं हैं उसमें अधिकतर सुविधाएं हम 24 घंटे करते हैं। जैसे हमारी OT 24 घंटे चलती है। हम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटल हैं। हमारी IPD है, सबसे साफ़ IPD है और सबसे अच्छा काम उन्होंने पाया कि हमारे यहाँ कुछ एक हमने नवाचार किया है जो कहीं नहीं था। जैसे कि मान लीजिए 3 अस्पतालों के बीच में एक ही दवाई है जो तीनों के पास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपस में दवाइयाँ जो अर्ली एक्सपायरी की दवाइयाँ थी वो एक्सचेंज कर लेते थे और इसके कारण जो है हमारे यहाँ कैंसर की जो पिछले कई सालों से लाखों की दवाइयाँ वेस्ट होती थी, मेरे आने के बाद एक भी दवाई वेस्ट नहीं हुई, एक गोली भी वेस्ट नहीं हुई है, जिसके कारण जो है इसको नवाचार माना है उन्होंने और ये अब दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है जो हमने किया और मतलब सब ने अपनाया इसको, एक नई चीज़ विकसित की। अब थोड़ी सी चुनौती आपके लिए और बढ़ गई क्योंकि आपको सम्मानित भी किया गया आपके अस्पताल को। अब क्या नई पहल किस तरह के करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ आपके जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल सके? देखिए, हमारे यहाँ OPD बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने उसकी वेटिंग टाइम को कम करने के लिए एक स्कैन एंड शेयर का सिस्टम लागू किया है जो आयुष्मान का है। उससे हमारे साथ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मरीज को बहुत देर वेट नहीं करना पड़ता है और दूसरा कि जो भी उसका डेटा है वो ऑटोमेटिकली हेल्थ डेटा में आ जाता था। तो ये जो IHIP है, हमारा जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें ये इतना सारा डेटा आता है। इससे क्या है कि उनको भी फ़ायदा है और शासन को भी अपनी जो भी योजनाएं बनाती हैं वो बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि उसी के अनुरूप की कौन सी बीमारियां कहाँ ज़्यादा हैं, उस अनुरूप में जो है कहाँ पे किस बीमारी के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए, ये भारत शासन को करना रहता है, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है। ये कार्य करने के लिए जो IHIP बनाया गया था, इसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। नई पहल के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों को एक तो समय कम लगे और उनको हाई क्वालिटी का मेडिकल सुविधा मिल सके। कैमरामैन परवीन के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।